नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास करेंगे आपकी परिणाम नोट्स की सीरीज जो हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर अदर स्टेट प्रीलिम्स 2026 के लिए डिज़ाइन किया है। और इसकी क्लास मैं ऑलरेडी जो है कि पॉलिटी की मैंने 5 क्लास ले ली है। साथ ही साथ आज इंडियन ज्योग्राफी की हमारी 3rd क्लास है। और ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, चाहे आप 2026 की तैयारी कर रहे हो या 2027 की, ये दोनों के लिए ही बेनिफिट होता है। इक्वली जो है कि ये सारे स्टेट हम लोग कवर करते हैं इसमें, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान एंड अदर स्टेट। अदर स्टेट में जैसे आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी के लिए इक्विवेलेंटली पूरी तरीके से सफिशियंट है। परिणाम सीरीज कुछ और नहीं है मेरे भाई, बस जो आप घटनाचक्र पूर्वालोकन की जो बुक पढ़ते हैं ना, उसी के हमने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो है कि कन्वर्ट कर दिए हैं। और ये ऑलरेडी हमने 2023 एडिशन से भी किया था। अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 2025 एडिशन से, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार प्रीलिम्स के पेपर में 150 क्वेश्चन में से आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एज इट इज जो है कि फॉलो करना होता है। बिल्कुल आप आराम से इसके साथ प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट का खेल है और फैक्ट रिवीजन से होता है। ये यहाँ पे हमारी टीम लीडर निशु मैम है और साइड में मैं दिख रहा हूँ आपको, निशु मैम एंड शरद सर। ठीक है, चलो तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे, तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से क्वेरी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू नहीं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अदर अपडेट्स वगैरह मैं वहाँ पर देता हूँ, चाहे लाइव सेशन की हो या फिर अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग नोट्स के लिए भी परेशान हो रहे हैं, तो वो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। लक्ष्य भेद नाम से हमारा पेपर होता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, ये सारे कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्म में हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। सेम इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आते हैं अपने टॉपिक पे। इस तरीके का हमारा टॉपिक है और हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में लगभग 7 पेज के आसपास टॉपिक कवर कर लिए थे और आज हम उसके बाद से शुरू करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी, याद होगा तो। उत्तर पश्चिम हिमालय को जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, या फिर आपका ठीक है, काराकोरम श्रेणी हो गया। फिर हिमाचल और उत्तराखंड का जो हिमालय है उसको शिवालिक रेंज के हमने नाम से जाना था। तो ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने कुछ पॉइंट आउट कर लिया था कि किस तरीके के उत्तर पश्चिम हिमालय में कश्मीर हिमालय या फिर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं देखी बाकी क्लास, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स 2026 के नाम से आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा अगला प्रश्न है कि पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्रम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में आपसे, पश्चिम से पूर्व का एक क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो जैसे यहाँ पे धौलागिरी दिख रहा है, फिर इसके बाद उत्तराखंड में आपको अन्नपूर्णा देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको मसालू देखने को मिलेगा, फिर एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको मैं इसको मैप पे दिखाने का प्रयास करूं तो कुछ इस तरीके से आप इसको पॉइंट आउट कर सकेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, धौलागिरी के आसपास की बात करें तो हिमाचल के आसपास के क्षेत्र में धौलागिरी हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा जी का यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, फिर मसालू आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पर एवरेस्ट आ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर मकालू आ जाएगा, यहाँ कंचनजंगा आ जाएगा, कंचनजंगा के बाद यहाँ पे नामचा बरवा आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो भी ये पर्वत चोटियां जा रही हैं, इन्हीं का क्रम पूछ लेता है कई बार। हालांकि और भी अलग अलग तरीके से हम लोगों ने मेंशन किया, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में पहले लेक्चर को देख, मतलब पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो धौलागिरी का नाम आ जाएगा, अन्नपूर्णा का नाम आ, मसालू का नाम आएगा, फिर एवरेस्ट और मकालू। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मसालू पहले है या मकालू पहले। कोई भी एक टर्म्स आप पकड़ लो। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो याद रख लो पहले मसालू है फिर एवरेस्ट है, उसके बाद मकालू आ ही जाएगा अपने आप, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कंचनजंगा और नामचा बरवा। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो नामचा बरवा है, ये एग्जैक्ट पॉइंट इसकी लोकेशन क्या है। तो अगर मैं इसको आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस पॉइंट पे ये बनी हुई नामचा बरवा श्रेणी है। तो नामचा बरवा का मुख्य रूप से विस्तार तो है तिब्बत में, लेकिन कुछ हद तक इसका विस्तार आपके अरुणाचल प्रदेश में भी आता है। तो अगर हम भारत के राज्यों के बारे में बात करें कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे नामचा बरवा है, तो इंडियन टेरिटरीज के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का रीजन आता है, जहां पर ये नामचा बरवा आपको देखने को मिलता है। और यूपीएससी ने भी 2022 के आसपास ये प्रश्न पूछ लिया है। तो याद रखना, इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत काउंट करेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखोगे पटकाई पहाड़ियों से संलग्न राज्य कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि नॉर्थ ईस्ट में पटकाई बूम पहाड़ियां होती हैं, होती कुछ और नहीं, ये शिवालिक का ही जो है कि एक आगे का भाग होता है। यानी कि शिवालिक जो पर्वत होते हैं, लघु हिमालय होते हैं, उन्हीं का विस्तार होता है। लेकिन पटकाई पहाड़ियां मुख्य रूप से आपके असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, इन 5 राज्यों में स्थित है। कहाँ कहाँ पर होगा भैया? तो अगर आप देखो कुछ इस तरीके से ये असम का रेंज आ गया इसमें। असम के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये गलत जगह में यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये मणिपुर का रीजन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये मेघालय का रीजन आ जाएगा, और इधर कहीं आपका मिजोरम आ जाएगा, और यहाँ कहीं पे नागालैंड आ जाएगा। तो अगर मैं एक इन शॉर्ट कहूँ तो कुछ इस तरीके से इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पता है आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या प्रश्न उठा देगा, क्या त्रिपुरा भी इससे संबंधित है? अगर आप देखोगे तो एकदम बाउंड्री पर ही है, लेकिन त्रिपुरा पटकाई बूम से लगा हुआ नहीं है, तो त्रिपुरा को आपको पटकाई बूम के अंतर्गत नहीं याद रखना है। हालांकि आपको मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ाया था मेघालय का पठार, और मेघालय का पठार कोई और नहीं, जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का ये विस्तार है और कुछ नहीं है। तो इतना बात आपको याद रख लेना है। अच्छा देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि मीजो पहाड़ियों से त्रिपुरा संलग्न है। जो यहाँ पे मिजोरम में जो पहाड़ियां पाई जाती है ना, इस वाले रीजन में जो यहाँ पर पाई जाती है, इसी से जो है कि त्रिपुरा आपका संलग्न है। लेकिन पटकाई बूम से आप मेघालय को कवर करोगे, असम को कवर करोगे, नागालैंड को कवर करोगे, मणिपुर को, और यहाँ पे कुछ मिजोरम को भी कवर कर लोगे। तो ये आपका रीजन हो जाएगा कहाँ से संबंधित? पटकाई बूम से। लेकिन आपका जो त्रिपुरा है ये मीजो पहाड़ियों से अलग हो जाता है, ये पटकाई बूम से संलग्न नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई भैया? अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, चलो यहाँ पर हमने जूम कर लिया। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप हिमालय की यात्रा करोगे तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सामान्य भाषा में कहें कि हिमालय में बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियां बताइए, या फिर जो है कि जो बर्फ है उनसे बनने वाली पूछ नहीं रहा है, बस सीधे पूछ रहा भैया हिमालय में। अब चाहे वो आपने टेक्टोनिक मूवमेंट के माध्यम से देखा हो, नदियों के माध्यम से देखा हो, या किसी भी अन्य माध्यम से, बस आपको ये बता देना है, ठीक है। ये यूपीएससी का अप्लाइड प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर जैसे ही हम हिमालय के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे गहरे खड्ड देखेंगे। खड्ड का मतलब क्या होता है? गड्ढे, एक तरीके से जो मोड़ होते हैं जहां से नदियां अक्सर विसर्पण करती हैं। आप देखोगे कि अगर मैं बना देता हूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ ये वाला एरिया जो है कि, तो ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक यांग्याप दर्रा देखने को मिलता है। यांग्याप दर्रा जो कि गॉर्ज होता है, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो वो कौन सा एरिया होगा? वो एक गहरा खड्ड हो गया। अदरवाइज हिमालय में बहुत सारे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में। दूसरा, आप यहां पर यू घुमाव वाली नदी मार्ग देखोगे। यू घुमाव का मतलब क्या है? जो आपकी ऑक्सबो बनती है ना, जैसे गाय के खुर की तरह जो डिजाइन बनती है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये यू आकार की जो है कि आपको नदियों का मार्ग देखने को मिलेगा। समानांतर पर्वत श्रेणियां भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप देखो ना, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, यहाँ पे जास्कर है, लद्दाख है, और ये आपका काराकोरम है। तो समानांतर भी है, पैरेलल है। हालांकि आगे जाके वृहद में जो है कि लघु और शिवालिक आगे जाके मिल जा रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एटलीस्ट इस रीजन में तो जो है कि आपकी समानांतर दिख रही है ना इस रीजन में, इसलिए। दूसरा, भूस्खलन के लिए तीव्र ढाल प्रवणता। भाई पहाड़ी क्षेत्र में आपने अक्सर सुना होगा कि मनाली वगैरह, मैसूर, या फिर मतलब मसूरी हो गया, या लद्दाख वगैरह, तो यहाँ पे पर्वत क्या होते हैं? पर्वत बहुत खड़े पाए जाते हैं, बहुत ही खड़े होते हैं। इनकी ढाल जो है कि बहुत तीव्र होती है, और इस ढाल से अक्सर जो है कि भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है। तो काफी जो है कि जो रोडें होती है ना, सड़कें होती हैं, ये सब बैन हो जाती है, मतलब सबका सब पूरा जाम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। और भी अगर आपसे पूछे कि क्या हम हिमालय की यात्रा के दौरान भूकंप संबंधी कुछ प्रमाण देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, हिमालय, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रमाण देखने को मिलेंगे जो पूरी तरीके से बताएंगे कि हमें यहाँ पर भूकंप भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे घाटियों का भी निर्माण देख सकते हैं, किस तरीके से दरारें पड़ती हैं जो दो पर्वतों के बीच में इस एरिया में, तो ये आपकी घाटियां भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। अच्छा, कश्मीर हिमालय जो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ फिर देख लो। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, ये तीनों ट्रांस पर्वत भी आएंगे, यानी ट्रांस हिमालय। फिर पीर पंजाल की श्रेणी भी इसमें शामिल होती है, जो लघु हिमालय से संबंधित होती है। अब कश्मीर हिमालय मुख्य रूप से करेवा नाम की एक मृदा होती है, जो विशेषकर किसके लिए फेमस होती है? ये आपके जो केसर की खेती होती है ना, केसर जैसे हम लोग, काफी महंगा मिलता है केसर हालांकि, क्योंकि पूरे भारत में कश्मीर की करेवा मृदा में ही होता है। तो जिस चीज की डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी डेफिनेटली कीमत बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो करेवा मृदा के लिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, फूलों की घाटी
की बात करें तो फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैंने तो फ्लावर वैली को उत्तराखंड में पढ़ा है। बिल्कुल आपने उत्तराखंड में पढ़ा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है उसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप उत्तराखंड पढ़ोगे। अगर ऑप्शन दोनों आ जाएंगे तो आपको दोनों टिक करना है कि फूलों की घाटी हमने हिमाचल में भी पढ़ी है, उत्तराखंड में भी पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, काला दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीके दून, कोटा दून आदि स्थित है। ये जो दून होते हैं ना, ये कई सारे आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ काला दून हो जाएगा, नालागढ़ दून हो जाएगा, फिर उत्तराखंड में देहरादून है, हरीके दून है, कोटा दून है। ये सभी दून पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बुग्याल, पग्याल नाम की जो बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों में, मुख्यतः उत्तराखंड के रीजन में। ठीक है, गुलमर्ग टाइप के जो वर्ड सुनेंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोकेशन है जिनको पॉइंट आउट कर लिया था। तो जो दून वाली लोकेशन है वो मुख्य रूप से इन्हीं दोनों स्टेट में पाई जाती हैं, और सभी दूनों में सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून है, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ यूके, अर्थात यूनाइटेड किंगडम की नहीं, उत्तराखंड की राजधानी है, कैपिटल ऑफ यूके। अब आ जाते एक और प्रश्न, लेटेस्ट उस समय करंट अफेयर्स में पूछा गया था, लेकिन हाँ, अटल टनल एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो सबसे बड़ी टनल भी है, तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो अटल टनल क्या है, बीआरओ के द्वारा निर्मित एक टनल है जो लगभग 9.02 किलोमीटर की है। बीआरओ कौन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी सीमा से संबंधित जो सड़कें होती है, सीमा सुरक्षा से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है कि देखते तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको निर्मित किया गया। दूसरी बात, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। अब पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला से पहले मैं आपको मैप पे लोकेट करा देता हूं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कहां मिलेगी, या फिर और आगे बढ़िए तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को ये जोड़ती है। यहां पर देखिए, आइए हम इसको थोड़ा सा जूम को कम करते हैं। मैंने कहा पूर्वी पीर पंजाल, तो पूर्वी पीर पंजाल कौन सी है, आपको एक मैंने बताया था, यहां पर आपका ये वृहद हिमालय की रेंज जारी है, और यहीं पे कुछ छोटे छोटे कट फिट के जो है कि लघु हिमालय की रेंज जारी है। तो इसी पर मैंने बताया था आपको ये पीर पंजाल की रेंज है। ठीक है, हालांकि लोकेशन में आपको हो सकता है पंजाब उत्तराखंड वगैरह दिख रहा हो, हालांकि वो और ऊपर है कश्मीर के पास। तो इस तरीके से अब इसमें भी आपको पूर्वी पीर पंजाल अगर ढूंढना हो तो ये तो हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट और ये हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट। तो कुछ इस जगह की लोकेशन पे आपको मिलेगा। अगर अब मैं यहां से पूरा कर दूं पूर्वी पीर पंजाल, तो यहां पे कुछ देखने को मिलेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। दोस्तों बीच में मैंने वीडियो यार बंद कर दी थी, ध्यान नहीं दिया कहाँ पे है, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, अगर पढ़ लिया होगा तो आगे बढ़ा लेना। ठीक है, ये अटल टनल को मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, बीआरओ द्वारा निर्मित हुई थी और पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में मनाली लाहौल स्पीति को जोड़ती है और रोहतांग दर्रे में। फिर मैंने कश्मीर घाटी के बारे में बात की थी कि जो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल और वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। कहाँ पर है ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके से हमने कराकोरम रेंज देखी थी, यहाँ लद्दाख देखी थी, यहाँ पे जास्कर देखी थी, इसके बाद हमने वृहद हिमालय को देख लिया था, और यहाँ कहीं पे जो है कि टुकड़ों में पीर पंजाल की श्रेणी है, और इन्हीं के बीच में आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, इसी के बीच में आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, अक्साई चीन, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, अक्साई चीन क्या होता है। देखिए भारत, पाकिस्तान और चीन की संधि पर स्थित है, और यहीं पर लद्दाख पठार भी स्थित है। देखा जाए तो वैसे तो अक्साई चीन भारत और चीन का पार्ट होना चाहिए, मतलब उसके बीच के जो है कि डिस्प्यूट होनी चाहिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान भी घुस जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एक्चुअल जो स्थिति है भारत की कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से मैप किया है, क्योंकि ये वाला एरिया हो जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हालांकि वो हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम अपने मैप में दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से वहां पे चाइना और भारत को लेकर डिस्प्यूट को रखना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जो अक्साई चीन का एग्जैक्ट लोकेशन है वो कुछ इस तरीके की लोकेशन है, कुछ यहां पर। तो इस एरिया से जो है कि चाइना कवर कर देता अपनी लोकेशन को, इस एरिया में जो पीओके वाला हिस्सा है ना, तो वो इसलिए यहां पर अपना भी दावेदारी करता है, और ये भारत का हिस्सा हो गया। तो ये तीनों का ट्राई जंक्शन हो जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वर्तमान में पीओके पाकिस्तान के पास चला गया है इस तरीके से, तो वहां पे भी अपना वो दावेदारी करता है। ठीक है, रोड वगैरह सड़कें बनाता है, क्योंकि जो बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो यहीं से सड़क बनाते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ जो है कि भारत की तरफ से भी डिस्प्यूटेड हो जाता है। अब आ जाते हैं मध्य हिमालय के अन्य नाम किसे कहते हैं। पहली बात समझो, मध्य हिमालय कहते किसे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका वृहद हिमालय जा रहा है, ये आपका मध्य हिमालय जा रहा है जो ब्रेक होके जाता है, और ये आपका शिवालिक हिमालय जा रहा है। तो इन मध्य हिमालयों के ना अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुछ और नाम है, उत्तराखंड में कुछ और नाम है, नेपाल में कुछ और नाम है, तो अलग अलग जगहों पे नाम है। तो कुल मिला के इसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में जानते हैं इस नाम से भी, और हिमाचल श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है।
जाता है। तो 3 अलग-अलग नाम, जैसे लघु हिमालय तो इसका कॉमन नेम हो गया, जैसे वृहद हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय यानी शिवालिक हो गया। लेकिन अगर महाभारत श्रेणी की बात करें तो ये इसको नेपाल में आइडेंटिफाई करते हैं, नेपाल में इस तरीके से। और हिमाचल हिमालय की बात करें तो ये भारत के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश रीजन है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं इसको। अब यहाँ पे हिमालय के विस्तार पे एक आध प्रश्न बन जाता है। हिमालय के विस्तार के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैप। कई बार होता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिमालय का जो विस्तार है वो लगभग किन रीजन से या कहां कहां तक है, तो हम स्टेट वाइज काउंट करेंगे। देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज में इसका विस्तार है। पहली चीज 2 यूनियन टेरिटरीज क्यों सर, पहले तो हम नहीं पढ़ते थे, तो 2019 से पहले नहीं पढ़ते थे क्योंकि तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट के नाम से जाना था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए आप जब इसको देखते हैं तो इसलिए जब आप इसे देखेंगे तो 2 यूनियन टेरिटरीज मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गई। अगर मैं इसका रीजन कुछ इस तरीके से बना दूं, ठीक है, हिमालय का विस्तार की बात की जा रही है तो कुछ इस तरीके से जो है कि इसके रीजन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी जाएगी और ये कुछ इस तरीके से शिवालिक रेंज चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लद्दाख भी कवर हो रहा है, हिमालय जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरीज आ गए। 11 राज्यों में इसका विस्तार है। अब 11 राज्यों में अगर हम विस्तार की बात करें तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, एक एक करके हम लोग एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे राज्यों की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, राइट। उसके बाद आप भारत में आओगे ना, नेपाल को छोड़ दो, सिक्किम हो जाएगा, फिर भूटान छोड़ो, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां तक समझ में आ गया। फिर नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा असम, असम भी कवर होगा, मेघालय भी कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप और देखोगे तो नागालैंड आपका कवर होगा, मणिपुर आपका कवर होगा, मिजोरम आपका कवर होगा, त्रिपुरा आपका कवर होगा। लेकिन कुछ हिस्सा सिक्किम के नीचे आपको वेस्ट बंगाल के रीजन में भी देखने को मिल जाएगा। अब टोटल अगर आप स्टेट काउंट करोगे तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरे 11 रीजन हो गए हैं। कौन कौन से रीजन आपको समझ में, अब एक बार में आप पूरा समझ जाओ, ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूं, याद रखना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये पश्चिम बंगाल। अब आपको पता है कहां पे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, क्या वेस्ट बंगाल में हिमाचल का मतलब हिमालय का जो एक विस्तार है, बिल्कुल जो दार्जिलिंग श्रेणियां हैं वो मुख्य रूप से पर्वतीय श्रेणियां ही हैं। तो दार्जिलिंग श्रेणी कहां पे पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, जो चाय के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। वहां पे ढलान युक्त भूमि है तो वहां पे खेती बहुत अच्छी हो जाती है चाय के बागानी फसलों का। तो ये 11 राज्य हो गए। और जो 2 यूनियन टेरिटरीज मैंने बताया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछता है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो गैप होते हैं ना, उन गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए तो मैं यहां पर ही एक रेंज बना देता हूं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और यहां पर एक वृहद हिमालय जाएगा। वृहद हिमालय कुछ ज्यादा नीचे चला गया, ये वृहद हिमालय, ये आपका पीर पंजाल की श्रेणी और फिर उसके बाद ये आपका शिवालिक रेंज चला गया। समझ में आना चाहिए, देखो मेन बात क्या है, समझ में आना चाहिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, कराकोरम, ये आपका लद्दाख, ये आपका जास्कर, इसके बाद आपका ये वृहद हिमालय जा रहा है, इसके बाद ये आपका पीर पंजाल यानी कि मध्य हिमालय जा रहा है और इसके बाद ये शिवालिक हिमालय जा रहा है सबसे नीचे। अब इनके बीच में जो गैप पाए जाते हैं ना, उन गैप को आइडेंटिफाई करना है नाम के साथ। जैसे यहां पर आप देखोगे कि जब आप इन तीनों ट्रांस हिमालय के साथ जब इस एरिया में आने का प्रयास करते हो, कहां पर, इस एरिया में वृहद हिमालय के रेंज में आने का प्रयास करते हो, तो यहां पर जो ये गैप पाया जाता है ना, इस गैप का नाम रखा गया है ITSZ। ये क्या नाम है पूरा, इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी जगह से लेह के पास से ही जो है कि सिंधु नदी भी जाती है और यहाँ के रीजन में जो है कि कुछ आके ऊपर से निकल जाती है। तो सिंधु और इंडस, ठीक है, इंडस सिंधु हो गई, तो इंडस सांगपो सचर जोन इसको नाम दिया था। तो कहां कहां पे हो रहा है, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ऊपर चलते हैं, ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय के मध्य में आपको क्या देखने को मिला, इंडस सचर सांगपो जोन, इंडस सांगपो सचर जोन जो ITSZ होता है। आगे बात करेंगे कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो गैप होता है, इस गैप को MCT बोला जाता है, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अर्थात मुख्य रूप से ये जो है कि सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य के जो रीजन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं MBF। MBF मतलब हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया, क्योंकि अब यहीं से जो है कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे शुरू होता है। तो शिवालिक के नीचे का जो ये रीजन आता है, ये MFT आता है, मेन
फ्रंटल थ्रस्ट होता है। तो ये 4 नाम पूरे तरीके से याद रखो। कैसे याद रखना है? तो हमने याद रखने का तरीका क्या सीख लिया कि सबसे पहले हमें ITSZ मिलेगा, इंडस सांगपो सचर जोन मिलेगा, जो किसके मध्य मिलेगा? ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय के मध्य देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से मैं लोकेट कर देता हूं। इसके बाद आपका आएगा MCT, जो वृहद हिमालय से लघु हिमालय के मध्य मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद आता है आपका MBF, यानी लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है। फिर शिवालिक हिमालय के नीचे अगर आप जाओगे तो MFT हो जाता है, फिर उसके नीचे मैदानी क्षेत्र आते हैं, स्पेशली गंगा के, तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट हो जाता है। तो ये आपका कुछ साउथ डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को इसको कवर किया जाता है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देखो, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा एक इम्फाल बेसिन जो होता है वो सरोवरीय मैदान का उदाहरण होता है। अन्य उदाहरण के रूप में कश्मीर घाटी भी कुछ इस तरीके का उदाहरण है। देखो, सरोवरीय मैदान का मतलब मैदानी क्षेत्र तो है, लेकिन वहां पे तालाब वगैरह का विस्तार थोड़ा ज्यादा और दलदली भूमि टाइप का लगता है। जैसे पूरी तरीके से दलदल नहीं होता है, दलदल होता तो फिर उसको हम स्वैम्प कहते, मैदान नहीं कह सकते थे, लेकिन कुछ इस तरीके की विशेषताएं मिलती। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है ना कि पहाड़ियों से घिरा हुआ जो इम्फाल बेसिन है उसकी वजह से। अब भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। आपने भूकंप की थियरी पढ़ी होगी जब मैंने आपको तपस्या नोट्स के अंतर्गत पढ़ाया था प्रीलिम्स मेंस की कॉन्सेप्चुअल क्लास में। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जोन आपका जो 5 है वो सबसे एक्सट्रीम है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 3rd है और फिर उसके बाद 2nd है। फर्स्ट नंबर पे कोई भी जोन नहीं। तो जो जोन 5 होता है ना, ये सबसे एक्सट्रीम होता है, जहां पर हमेशा भूकंप बहुत हैवी मात्रा में आते हैं और बार बार अक्सर आते हैं। और ऐसा रीजन आपका कहां पर देखने को मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती रहती है बार बार, जो टेक्टोनिक प्लेट होती है। आपस में टकराने की वजह से अंदर हलचल होती है और वो हलचल भूकंप के रूप में हमें स्थल खंड पे महसूस होती है। और वही जब हलचल बहुत तेज हो जाती है तो भूकंप क्या होता है? हमारा 6 रिक्टर स्केल को मतलब पार कर जाता है, तो हम उसे मानते हैं कि ये काफी विनाशक हुआ। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र है ना, वो क्यों है? हिमालय में स्थित है। और यहाँ पर ये लिखा भी है क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र यानी कि थ्रस्ट और भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं। तो ये कोई एक रीजन तो है ही। और अच्छा ये बताइए, भ्रंश या थ्रस्ट क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो है कि क्षरण होता है जब चीजों का, तो कहीं पे जो है कि आपका फॉल्ट बन जाता है, भ्रंश घाटी बन जाती है, कहीं पे थ्रस्ट हो जाता है। इन वजहों से ही इस एरिया में जो है कि सबसे अधिक जो है कि भूकंपीय क्षेत्र देखे जाते हैं। कमेंट करके जरा बताना कि उत्तर प्रदेश आपके किस भूकंपीय जोन में आता है, 3rd में, 4th में, 5th में, 2nd में, जिसमें भी आता हो आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बात करते हैं, जो हमारे जो हिमालय श्रेणी है उसमें भी एक प्रश्न बनता है कि क्या हिमालय में हमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें प्राप्त होती हैं कि नहीं होती हैं? अब वैसे तो बेसिकली अगर चट्टान वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, ठीक है, चट्टान वाले, तो जो चट्टान का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी का जब अगर लावा यानी मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाए तो वहाँ पे आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, राइट। लेकिन हमारे हिमालयी रीजन में तो कहीं ज्वालामुखी का प्रकोप देखने को ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में टकराती है तो उनका उतनी गहराई तक क्षेपण या सबडक्शन नहीं होता जिससे टेम्परेचर बढ़े और साथ ही साथ मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि हमारा सबडक्शन बहुत कम होता है। ये सारी चीजें मैंने तपस्या नोट्स की सीरीज में पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट की मैं सारी क्लासेस कराता रहता हूं। तो मुख्य हिमालय की अगर मैं बात करूं तो मुख्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, ये तीनों ही आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें तीनों उपस्थित है। अब प्रश्न अगर आपसे किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट वाइज अगर बना दे तो आपको याद रखना है कि हमें तीनों प्रकार की चट्टानें यहां पर मिलती हैं। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रख लो कि जो आग्नेय चट्टानें होती है ना वो जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य रूप से जो प्रक्रिया होती है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से इनका निर्माण होता है और ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण होने के कारण टेम्परेचर इतना अधिक होता है ज्वालामुखी का कि किसी भी प्रकार का जो जीव का अस्म होता है यानी जीवाश्म होता है, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, जंतु जानवर, इंसान, वो सब जल के राख में बदल जाता है। इसलिए हमें वहां पे कोई भी जीवाश्म मिलता ही नहीं है। इसलिए आग्नेय चट्टानें कैसी हो गई? जीवाश्म रहित हो गई। और अवसादी जो चट्टानें हैं वो जीवाश्म युक्त चट्टानें होती हैं। ये भी चट्टानों के टॉपिक में हम आगे पढ़ लेंगे।
जो आपकी अवसादी चट्टानें जीवाश्म युक्त क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जो चट्टानें आपकी जो पर्वत श्रृंखला है, जो चट्टान या जो पठार आपको पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं, जब इसमें हवा, वायु, पानी, बरसात, बर्फ, इन सभी से क्या होती है, टकराते हुए जब बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि इनका विखंडन होता है, और वो विखंडन एक जगह जाके जब एकत्रित होता रहता है धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर इकट्ठित होता है, तो इन लेयरों के बीच में क्या होता है, गैप बनता जाता है, और इनमें बहुत सारे पेड़ पौधों के जीवाश्म वगैरह शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे शिवालिक रीजन या बाय हिमालय में अगर आप देखोगे तो बुर्जहोम एवं गुफकराल, ये दोनों ही जो है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव सभ्यता के अवशेष। कहाँ पे? शिवालिक और बाय हिमालय के बुर्जहोम एवं गुफकराल में। आगे बात करते हैं, अगर हम अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नवीन मोड़दार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत अलग अलग है क्या? देखो बहुत सारे पर्वत ऐसे हो सकते हैं जो नवीन मोड़दार पर्वत तो हैं लेकिन साथ में अवशिष्ट या घर्षित हो जाते हैं। सामान्य भाषा में कहूं तो अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत उन्हें कहा जाता है जो हजारों करोड़ों साल से धीरे धीरे अपना क्षरण करते जा रहे हैं, विखंडन करते जा रहे हैं। अब वो मुख्य रूप से पर्वत के रूप में बचे ही नहीं, स्थल खंड का उन्होंने रूप ले लिया धीरे धीरे। अगर आप राजस्थान के बेल्ट में जाकर देखोगे तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, वो आपको थोड़ी बहुत तो ऊंची दिखेगी, 100, 150, 200, 500, 600 फीट तक, लेकिन वही अरावली पर्वत श्रेणी जब आप दिल्ली के रीजन में आते हो, दिल्ली पंजाब के थोड़ा सा रीजन में या गुजरात में जाते हो, तो बिल्कुल वो मैदानी सतह बन चुकी है। आप मजनू का टीला देखो दिल्ली में, तिमारपुर थाना देखो, या फिर विधानसभा सचिवालय देखो, ये सभी कुछ किस पे बसा हुआ है? ये वही अरावली की श्रृंखला बसा हुआ है, जो थोड़ा सा पूरे दिल्ली की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब कि 10, 20, 50 फीट। लेकिन देखा जाए तो उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, रोड निर्माण हो चुका है, तो पता ही नहीं चलता है कि हम अरावली की पर्वत श्रेणी पर रह रहे हैं या जो है कि कहीं और रह रहे हैं। तो ये घर्षित हो चुके हैं, मतलब अवशिष्ट बचे हैं, बस इनके धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। तो अवशिष्ट या घर्षित पर्वत के उदाहरण अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी है। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, दक्षिण एवं मध्य भारत की जो कुछ पर्वत श्रेणियां उनकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। अगर आप यहां पर देखोगे, विंध्यन श्रेणी जो कि नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर ताप्ती नदी। आपको इमेजिनेशन करना है कि ये भारत का कुछ ऐसा रीजन है, कुछ ये वाला रीजन है जो थोड़ा ज्यादा ही चौड़ा हो गया भारत हमारा। मैं इस तरीके से ये जो रीजन है, कुछ इसका विस्तार कुछ ऐसे चला गया। अब यहां पर आप देखोगे कि सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं आपको विंध्यन श्रेणी, ठीक है। उसके नीचे आपको नर्मदा नदी बहती हुई दिखेगी, उसके नीचे आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, उसके नीचे आपको तापी नदी देखने को मिल जाएगी। तो ये चारों रीजन इस तरीके से क्रोनोलॉजी है। ये पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ के तौर पे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रखना ये भी क्रोनोलॉजी कई बार क्या होता है, पूछी जाती है आपसे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है तो आप लोगों को पता नहीं रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण क्या है क्रमानुसार, इसकी बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर आपसे साउथ इंडिया की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछा जाता है। हालांकि मैंने आगे नदियों का भी विस्तार लिख रखा है, पहाड़ियों का भी लिख रखा है, लेकिन जहां जहां पे कुछ प्रश्न आ रहे थे तो वहां पे मैंने एक ही साथ लिख दिया था। यहाँ पर देखो नल्ला मलाई हो गई, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के मध्य में नल्ला मलाई जो है कि पर्वत श्रेणी। उसके नीचे आप आओगे तो जवादी पर्वत श्रेणी जो तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। फिर नीलगिरी आती है। अब नीलगिरी तो जो है कि उसका विस्तार मुख्य रूप से 3 राज्यों में है ही है, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। और अन्नामलाई जब आप और नीचे आ जाते हैं तो केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। फिर कार्डमम पहाड़ी जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। सामान्यतः आपको ये तीनों का तो क्रम पता होता है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, सेवराय, ये पता होता है, लेकिन ऊपर की ये दोनों भी कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बैटरी भी मेरी डाउन हो रही है, कोई बात नहीं, ये आपकी अरावली हो जाएगी। और अरावली सामान्यतः किस में आती है, प्री कैम्ब्रियन में आती है, ठीक है। फिर आ जाओ पश्चिम से पूर्व क्रमानुसार। अब देखो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप जाओगे तो इस तरीके की डायरेक्शन इसमें पूछना चाह रहा है, कुछ यहां से अगर आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे ही डायरेक्शन का ये पूरा लोकेशन पूछ रहा है, जिसमें आपको सतपुड़ा रेंज बतानी है, मैकाल रेंज बतानी, महादेव रेंज बतानी, छोटा नागपुर पठार। तो जैसे सतपुड़ा हो गया, फिर मैकाल हो गया, फिर महादेव हो गया, फिर छोटा नागपुर पठार हो गया, फिर मेघालय का पठार हो गया। तो ये पश्चिम टू पूर्व की ओर पूछ रहा है ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख रहा है कि सतपुड़ा
फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर गारो, खासी, जयंतिया। यहां पर आपको याद होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप अक्सर महादेव और मैकाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर महादेव पहले आएगी या मैकाल श्रेणी पहले आएगी। तो अच्छे से याद कर लो, मैकाल श्रेणी से तो अमरकंटक चोटी से जो है कि कई सारी नदियां निकलती हैं। महादेव पे जो है कि धूपगढ़ चोटी होती है, सर्वोच्च चोटी पाई थी, जो कि हिल स्टेशन भी होता है, और सतपुड़ा भी है। ठीक है, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर गारो, खासी, जयंतिया। अब कुछ अलग अलग पहाड़ियां भी हैं जो लोकेशन वाइज पूछी जाती है, जैसे गढ़जात पहाड़ियां। अब अगर मैं सही बताऊं ना, तो अगर जो थोड़ा बहुत भी नॉर्थ इंडिया की तरफ से होगा, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या फिर मध्य प्रदेश, उसको लगेगा ही नहीं कि गढ़जात की पहाड़ियां ओडिशा में हैं। वो पहाड़ी नाम लग रहा है, जैसे गढ़वाली क्षेत्र हो गया ना, इस तरीके का, कुमाऊं गढ़वाली, कुछ ऐसा क्षेत्र लग रहा है, और ऑप्शन में उत्तराखंड जरूर देगा। ठीक है, तो गढ़जात पहाड़ियां आपके ओडिशा में हैं। सेवराय पहाड़ियां, इसको भी लेकर कंफ्यूजन होता है कि सर सेवराय पहाड़ियां कहीं केरल में तो नहीं है, तो नहीं जी, सेवराय पहाड़ी मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु में आती है, कन्याकुमारी वाले रीजन में। नीलगिरी पहाड़ी की हम बात करेंगे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आइए नीलगिरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट, सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला आप रीजन जो पश्चिमी घाट का है, इसको हम सह्याद्री भी कह देते हैं, एवं पूर्वी घाट का ये मिलन बिंदु है। कहां पर मिलती है नीलगिरी की चोटी, अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरीके से नीलगिरी यहां पर मिलती है, और ये जो है कि आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट का नॉड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, इधर केरल, ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, पूर्वी घाट इनका ये मिलन बिंदु होता है। यहाँ पर सर्वोच्च चोटी एक पाई जाती है, दोदा बेट्टा चोटी। दोदा बेट्टा चोटी जो प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी चोटी होती है, जो अन्नामलाई पर्वत पे होती है। फिर से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो। यहां पर अगर जो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये नॉड, तो यहां पर जो पाई जाने वाली जो दोदा बेट्टा चोटी है ना, वो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। लेकिन इससे भी नीचे यहाँ पे अन्नामलाई की रेंज पे एक अनाईमुडी चोटी पाई जाती है, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में टोडा जनजाति का निवास होता है, जो एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है दक्षिण भारत की। तो इस लिहाज से ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बहुत सारे पॉइंट आएंगे तो हम उन्हें कवर करेंगे। अब पश्चिम घाट की बात भी कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है पश्चिमी घाट, इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम बाद में पूर्वी घाट की बात करेंगे। पहली बात, ये एक पर्वत के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, जब कोई स्थलखंड किसी दूसरे स्थलखंड से टूट के अलग हो जाता है ना, तो एक कगार बनता है। कगार मतलब एक ऐसा जो है कि कगार जहां पे बहुत खड़ी ढाल होती है। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेडागास्कर अफ्रीका वाले एरिया से अलग हुआ, तो ये वाला जो रीजन है पश्चिमी घाट, ये बहुत खड़ा ढाल है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता है। स्थलखंड जो है कि सीधा खड़ा हो जाता है, तो डेल्टा ना बन के यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है, ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि भ्रंशोत पर्वत है, प्लस पूर्वी ढाल इसका मंद या सीढ़ी नुमा है, जबकि पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है। कैसे है, आओ इस पॉइंट को समझ लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे पूर्वी ढाल, अगर मैं इसको थोड़ा सा हरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला एरिया जो है कि आपका ये पश्चिमी घाट का रीजन है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट रीजन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पूर्वी ढाल है ये वाला, ये क्या है, ये मंद है, और इसी वजह से यहाँ से गोदावरी नदी निकल जाती है, कृष्णा नदी निकल जाती है, कावेरी नदी निकल जाती है, ये सारी की सारी पूर्वी घाट की ओर बह जाती है। लेकिन इसका जो पश्चिमी ढाल है ना, ये खड़ा है, तीव्र है, इसी वजह से यहाँ पर जो भी नदियां आती हैं मैक्सिमम एस्चुरी का निर्माण करती हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई। यही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं कि पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट बेसाल्ट सेल से निर्मित है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कह रहा है, यानी 0 से ऊपर की ओर आओगे तो ये वाला जो रीजन है ये आपका किससे समित है, बेसाल्ट सेलों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया। और गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट एवं नीस सेलों से निर्मित है। ये गोवा के दक्षिण में जाओगे तो वहां पे ग्रेनाइट और नीस सेलें देखने को मिलेंगी। इनकी औसत ऊंचाई कितनी, 1200 मीटर। हालांकि दोदा बेट्टा नीलगिरी पे नहीं है, सॉरी दोदा बेट्टा तो नीलगिरी पे है, उसकी जो भी ऊंचाई है उसकी अपेक्षा जो और छोटे छोटे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1200 मीटर हो जाएगी। एग्जाम में क्या होता है, इसको डायरेक्ट पूछ लेता है 1100 मीटर या 1300 मीटर, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगर 1200 से लेकर 1210, 15, 20, 50 करीब पूछता है तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा।
अब आ जाते हैं, इसका उत्तरी हिस्सा नीचा होता है, दक्षिणी हिस्सा ऊंचा होता है। क्या कह रहा है, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाओगे, कहोगे सर पूरा नहीं बताया आपने। ये देखो, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, राइट मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पर देखोगे तो आपको जो नीलगिरी की चोटी देखने को मिली, दोदा बेट्टा यहां मिल रही है, साथ ही साथ अनाईमुडी आपको यहां देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि साउथ वाला जो एरिया, अगर हम इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये नॉर्थ हिस्सा हो गया, ये साउथ हो गया। तो जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा ऊंचा है। ऊंचा कैसे पता चला, क्योंकि यहीं पर जो है कि हमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां देखने को मिल रही है, चाहे वो दोदा बेट्टा हो गई हो या फिर अनाईमुडी हो गई हो। जबकि ऊपर वाली जो है कलसुबाई वगैरह, महाबलेश्वर, ये सब उसकी अपेक्षा कम ऊंची है। इसीलिए उत्तरी हिस्सा जो है क्या हो गया, पश्चिमी घाट का, वो थोड़ा कम ढाल, कम ऊंचाई का होता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ज्यादा ऊंचा होता है। यहां पे यही तो कह रहा है कि इसका उत्तरी हिस्सा नीचे है, यानी कम ऊंचा है, और दक्षिणी हिस्सा ज्यादा ऊंचा है। यहां तक बात समझ में आई। अब आते हैं हम कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पे एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, जो कि तमिलनाडु का है, और ये मुख्य रूप से पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है, पालिनी पहाड़ी पर। तो ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। क्योंकि तेलंगाना भले जो है कि आपका मध्य में आ जाता है, आंध्र प्रदेश से अलग होके, लेकिन मध्य भारत में होने के बावजूद उसका संबंध मुख्य रूप से पूर्वी घाट से है, और महेंद्र पर्वत का हिस्सा माना जाता है रामगिरी की पहाड़ियों को। अन्य में अगर आप देखोगे, और भी जगह आपको रामगिरी, रामगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है, और ये कई बार प्रश्न आपसे बिहार पीसेस, झारखंड पीसेस, इवन की उत्तर प्रदेश के पीसेस में भी पूछा गया है। पारसनाथ की पहाड़ी, तो ये झारखंड में स्थित है। अब आ जाते हैं भारत के तटीय नाम। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को स्टेट तो पता होते हैं कि गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर उधर चलेंगे पूर्वी घाट की तरफ तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सब याद होता है। लेकिन एग्जामिनर उसके जो रीजनल तटीय नेम होते हैं ना, उसको उठा के पूछता है, जो ज्योग्राफिकल नेम होते हैं। जैसे कोंकण तट का विस्तार किसके मध्य है, काठियावाड़ तट का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कन्नड़ तट का विस्तार कहाँ कहाँ पे। ऐसे जब प्रश्न आता है ना, तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये वो पॉइंट है जो हिट करते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। तो यहां पर इस चीज को हम लोगों को समझना है। देखो, ये पूरे भारत का तटीय रीजन है। पहली चीज, इसकी एक और चीज याद रख लो जो अभी नई अपडेट हो गई, 11,098 पॉइंट जो है कि किलोमीटर रीजन होगा। किलोमीटर स्क्वायर नहीं होता है, किलोमीटर। ये पूरी रेंज जो है कि काउंट कर ली गई है, जिसे आप पहले पढ़ते थे 7500 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है कि कितनी हो गई, 11,098 किलोमीटर। और ध्यान रखना, इसमें आपका ये वाला रीजन जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, ये दोनों तटीय रीजन को भी हमने काउंट किया है, क्योंकि हम इनको साथ में लेकर चलते हैं, पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो, जब आप यहां से नीचे आओगे, कहां से, यहां से, ठीक है। अगर मैं कहूं गुजरात वाला ये जो रीजन आता है ना, ये पूरा काठियावाड़ तट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर काठियावाड़ जो है कि नाम की जगह भी है, पर पठारी थोड़ा क्षेत्र भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये काठियावाड़ तट कहला दिया। लेकिन कहाँ तक ये आएगा काठियावाड़, ये दमन दीव तक का आएगा। दमन दीव तक जो है कि ऊपर गुजरात का पूरा रीजन काठियावाड़ तक आएगा। इसके नीचे दमन दीव, दादर नागर हवेली से लेकर ये जो गोवा तक का रीजन होगा, जिसमें महाराष्ट्र वगैरह भी कवर होगा, इसको स्पेशली कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो दोनों राज्यों के नाम याद रखो, यूनियन टेरिटरीज यानी दमन दीव से लेकर गोवा तक के बीच का जो रीजन है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर गोवा से लेकर मंगलौर, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है, मंगलौर के बीच का जो रीजन होगा उसे कन्नड़ तट कहता है, क्योंकि कर्नाटक की भाषा क्या है, मुख्य रूप से कन्नड़ी है, तो इसको कहता है। फिर मंगलौर से लेकर नीचे कन्याकुमारी का जो रीजन आता है, ठीक है, ये तमिलनाडु केरल के नीचे जो कन्याकुमारी का रीजन होता है, इसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। इसके बाद जब इसी कन्याकुमारी से आप ऊपर आंध्र प्रदेश तक जाते हो, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक, तो यहां पर ये रीजन कहलाता है कोरोमंडल का तट। क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से जब ओडिशा तक जाते हो तो इसे ही उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे उत्तरी सरकार। और ओडिशा से जब आप वेस्ट बंगाल के रीजन में जाते हो तो इसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कल तट। तो जब आपसे प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको जवाब भी इसे ही देना पड़ेगा, राइट। कि भैया काठियावाड़ तट कहां पे है, गुजरात से लेके दमन दीव तक। कोंकण तट कहां पे है, दमन दीव से गोवा के मध्य। कन्नड़ तट कहां पे है, गोवा से मंगलौर के बीच है। मालाबार तट कहां पर है, मंगलौर से कन्याकुमारी के रीजन तक। कोरोमंडल तट कहां पे है, तो कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। उत्तरी सरकार कहां पे है, आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक। उत्कल तट कहां पर है, तो ओडिशा से वेस्ट बंगाल तक। तो ये पूरा तट बाई तट नाम पूछा जाता है, 2023 की पेपर में आया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है। अब आ जाते हैं पूर्वी घाट की चोटियों के बारे में बात करेंगे। पूर्वी घाट का मतलब समझते हो,
पूर्वी घाट का मतलब क्या है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये पूर्वी घाट का रीजन होता है। ठीक, यहां पर कह रहा है कि मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, मागुलाकोंडा, ये चारों की चारों पूर्वी घाट की चोटियां। अब पूर्वी घाट की चोटियों में आप देखो गलीकोंडा को याद रख लोगे और मागुलाकोंडा, क्योंकि ये जो कोंडा वाले जो शब्द हैं वो सामान्यतः आंध्र प्रदेश में आते हैं, तो पूर्वी घाट हो जाएगा। लेकिन जब आपसे महेंद्रगिरी पूछ लेगा या फिर मलयगिरी पूछ लेगा तो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, ये भी पूर्वी घाट के ही हिस्से हैं। सिकराम गट्टा नाम की जो कि पूर्वी घाट की चोटी है, ये ओडिशा में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी चोटी स्थित है, क्रम वाइज अगर देखोगे तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी, अजंता श्रेणी, सलेहर चोटी, ये पांचों की पांचों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो यहां पर हम देखेंगे चाय बागान निम्न पहाड़ियों पर होते हैं, जैसे कानन देवन हो गया, केरल में स्थित है, नीलगिरी पश्चिमी घाट और तमिलनाडु, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। देखो चाय के बागान के तौर पे आपको दक्षिण भारत के भी कुछ रीजन पता है, जैसे नीलगिरी, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी पता है, लेकिन जब कानन देवन पूछ लेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये केरल का है जहां पे चाय के बागान लगाए जाते हैं। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। जहां पे विंध्य का पर्वत मिलता है, सतपुड़ा पर्वत मिलता है, उसी के मिलन बिंदु पे अमरकंटक है। कुछ इस तरीके, जैसे विंध्य ये मिल रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कहता हूं, कुछ इस तरीके से विंध्य मिल गया, कुछ इस तरीके से सतपुड़ा मिल गया, तो यहाँ पे जो आपका कनेक्टिंग पॉइंट है ना, यहीं पर आपका क्या मिल जाएगा, अमरकंटक मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक और चीज, बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में स्थित है और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पे बिलीगिरी रंगन पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी की बात करें तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। शेषाचलम पहाड़ी है तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी की मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सतपुड़ा पहाड़ी आपको याद रख लेना है, फिर उसके बाद महादेव पहाड़ी आपको याद रख लेना है, फिर उसके बाद मैकाल पहाड़ी आपको याद रख लेना है,
है, फिर छोटा नागपुर आएगा, फिर गारो खासी जयंतिया। तो इसी मैकाल पहाड़ी से आपको अमरकंटक की चोटी देखने को मिलती है। उसी अमरकंटक की चोटी से 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली प्रमुख नदियों के नाम मिलते हैं। नर्मदा नदी, जो अमरकंटक मान लो यही अगर है तो नर्मदा नदी किधर निकल रही है, पश्चिम में निकल रही है सर। सोन नदी उत्तर में निकल रही है, जो बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है। और एक और नदी निकलती है जो महानदी के नाम से जानी जाती है, जो सामान्यतः पश्चिम में ओडिशा के पूरब में ओडिशा की तरफ निकल जाती है। तो ये प्रमुख रूप से अमरकंटक से निकलती है। कुछ और पर्वत चोटियां हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, हालांकि इसको हमने शुरुआती क्लास मतलब इसी क्लास के स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ लिया था। फिर एक रिवीजन के तौर पे जैसे नंदा देवी आ गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मसालू हो गया, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। हमने पूरा ऊपर पढ़ा था, बस नंदा देवी को छोड़ दिया था क्योंकि वहां पे नंदा देवी नहीं थी। हमने धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा ये पूरा पढ़ लिया था। तो नंदा देवी को और ऐड ऑन कर लो। वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं शिमला में हमें कौन सा मिलता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला कहां पर स्थित है, शिमला मिर्च नहीं, शिमला आपके हिल स्टेशन जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे धौलाधर श्रेणी में है। कुल्लू घाटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। नीलांग घाटी, ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है क्योंकि ये नीलांग घाटी नाम सुनने से ऐसा लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, लेकिन नीलांग घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। क्योंकि यहां पर तो सामान्यतः आपने फूलों की घाटी ज्यादातर सुनी है, लेकिन नीलांग घाटी याद रखना। फिर और हम आगे बढ़ते हैं। नामचा बरवा पर्वत मैंने पहले ही बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बॉर्डर पे है, तो दोनों में काउंट होता है। नंदा देवी आपके कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है। नोकरेक गारो पहाड़ी श्रृंखला में आता है। नोकरेक मेघालय के अंतर्गत आता है। ये भी कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, तो मेघालय लिख दो चाहे गारो पहाड़ी श्रृंखला है, तो गारो मेघालय में ही। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कुछ महिलाओं के रिकॉर्ड के तौर पे, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, जिन्होंने 1984 में यह कीर्तिमान स्थापित किया। और अगर हम पूरे विश्व की पहली महिला की बात करें, पूरे विश्व की, तो ये हो जाएंगी पहली महिला जुंको तुबई, जो जापान की स्थित है। ठीक है, ये 1984 से पहले ही चढ़ चुकी थी। पहली भारतीय तो हो गई बछेंद्री पाल, लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो जुंको तबई हो गई। और 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, जो कि भारत की है। अब एक और जो है कि कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे ऑप्शन दिया होगा पश्चिम से पूर्व के रूप में, केटू गॉडविन ऑस्टिन हो गया जो पीओके में, फिर कामेत हो गया आपके उत्तराखंड में, फिर नंदा देवी आ गया उत्तराखंड में, और फिर लास्ट में गारो खासी जयंतिया वाला ये क्रम दे दिया गया है। और आ जाते हैं ऊंचाई के आधार पे हम कुछ अवरोही क्रम लगाते हैं, मतलब सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये साउथ इंडिया के पार्ट का है। तो सबसे ऊंचा अनाईमुडी मिलती है हमें 2695। अब यहाँ पे गुरु शिखर हटा दो, अगर मैं यहाँ पे एक नाम ऐड करना चाहूं जिसका नाम मैं क्या दे देता हूं, दोदा बेट्टा, क्योंकि ये जो है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की। तो आप ऐसे भी मिला सकते हो। अनाईमुडी आपका 2695 मीटर है, गुरु शिखर आपका 1722 मीटर, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की 1501 मीटर, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर है 1067 मीटर। तो ये उनकी ऊंचाई के आधार पर भी ये प्रश्न बनाया गया है। आगे बात करते हैं नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत, ये तीनों ही अवस्थित है कहां पे, ये तो आराम से पता होगा आपको। नंदा देवी की बात कर ले, कामेत की बात कर ले, त्रिशूल पर्वत की बात कर ले, ये तीनों ही उत्तराखंड में, लेकिन गोसाईनाथ तिब्बत में स्थित है। गोसाईनाथ ध्यान देना, जैसे पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में, वैसे गोसाईनाथ कहाँ स्थित है, तिब्बत में। ऊटक मंड पहाड़ियां, ऊटक मंड पहाड़ी नीलगिरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, नीलगिरी में ऊटक मंड, जैसे दोदा बेट्टा है वैसे ऊटक मंड है। गुरला मांधाता कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। पश्चिमी तिब्बत है, नेपाल की सीमा पर है, ये भारत के अंतर्गत नहीं आता है। नामचा बरवा तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, लेकिन गुरला मांधाता पश्चिमी तिब्बत है, नेपाल सीमा पर होता है, मतलब भारत से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। धौलागिरी नेपाल में कहा जाता है। नंगा पर्वत लद्दाख में है। देखो केटू गाडविन ऑस्टिन अलग है, नंगा पर्वत अलग है, नामचा बरवा अलग है। तो नंगा पर्वत आपको कहां देखने को मिलता है, जहां से सिंधु नदी जो है कि भारत से बाहर निकलने का रास्ता तय करती है, वहीं लद्दाख में नंगा पर्वत पाया जाता है। फिर कुछ सर्वोच्च चोटी राज्यों के अनुसार, अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, धूपगढ़ चोटी जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी जो 1700 कुछ मीटर की, जो आपके अरावली पर्वत पे स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी हो गई। तो ये तीनों राज्यवार हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं तमिलनाडु की जरा मुझे बता दो, केरल की बता दो, नीलगिरी की बता दो, तो कॉमेंट जरा कर दीजिए जल्दी से। हिमालय की त्रिशूल चोटी बागेश्वर जिला में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत, तो इसकी ऊंचाई 7120 है। अभी मैंने यहां पर आपको त्रिशूल बता ही दिया। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है वो घाटियां हो रहा है, जिसे हम लोग
अब अगली क्लास में जो है कि पढ़ेंगे। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 8527594636। ये वही नंबर है जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था। वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पूरी प्राइस लिस्ट जान सकते हैं पूरे के पूरे परिणाम सीरीज की, जो अभी तक 7 to 8 सब्जेक्ट अवेलेबल हो गए। बाकी सब्जेक्ट में हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि डेली हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यार, क्योंकि और भी काम आ जाते हैं हमारे पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।